बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 मई और दिन है मंगल का। आज से तकरीबन एक महीना पहले यानी 24 अप्रैल को एक स्कैंडल ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से शुरू होने वाले इस स्कैंडल की कहानी अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है रिंग रोड स्कैंडल। 25 अरब रुपए का टीका क्या हुकूमत को लग चुका है या लगते लगते बच गया है? इस सारे मामले में कुछ किरदार तो सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे किरदार अभी भी पस मंज़र में हैं या पस पर्दा हैं, जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ नई दस्तावेज़ात, कुछ नए सबूत सामने आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी पेश किए जा रहे हैं और आज के इस व्लॉग में उन्हें शामिल करना है। वैसे नॉर्मली मैं रिंग रोड स्कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे और चूँकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आज से पहले अभी तक शेयर नहीं हुई, तो सोचा आपके सामने वो रखूँ। ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनका इस सारे मामले से क्या किरदार है। ना सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी बल्कि उनके ख़ानदान के लोग किस हद तक इस मामले में मुलव्विस हैं। उनकी बहन सकीना बुखारी का नाम भी आ रहा है। एक कंपनी की वो शेयर होल्डर थी और उस कंपनी की ज़मीन रिंग रोड स्कैंडल में बड़ी मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। उनका क्या किरदार है? इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद वाजिद बुखारी के 3 अरब 75 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, उसका क्या किरदार है? बहुत अहम तफसीलात हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इन तफसीलात को गलत साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक ज़राए से हासिल की गई ये इन्फॉर्मेशन है और हुकूमती रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसलिए कोई टैंपरिंग का या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने नहीं रखूँगा जो बाद में गलत साबित हो जाए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख दूँ, फिर ये सारी इंटरेस्टिंग डिटेल आपके सामने रखूँगा। 24 अप्रैल को शाम के वक्त ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड स्कैंडल मंसूबे का नोटिस लिया है। उस वक्त तक मुझे पता भी नहीं था कि रिंग रोड मंसूबा है क्या। बाद में जब पता चला कि ये कोई 85 किलोमीटर का एक मंसूबा था, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने के लिए बनाया जाने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कुछ करीबी लोगों ने इत्तला दी कि इस मंसूबे में बहुत बड़ी करप्शन होने का इम्कान है और जब वज़ीर आज़म ने तहकीकात कराई तो पता चला कि 25 अरब रुपए की करप्शन होने वाली थी, जिसे उस वक्त रोक दिया गया। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से बरतरफ़ किया गया, सैक किया गया, जिसमें हुकूमती लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, फ़ौज के रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं जिनका नाम रिपोर्ट में आ चुका है और काबीना के कुछ लोगों के नाम भी सामने है, जिसमें मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का नाम बहुत ज़ोर शोर से लिया गया। कोई स्कैंडल जब भी गवर्नमेंट में शुरू होता है तो जुल्फ़ी बुखारी के इर्द गिर्द तो लाजमी घूमता है। तो खैर उन्होंने इस सारे मामले के पेश नज़र अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जब तहकीकात की तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए, वो सारे मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब असरअंदाज हुए हैं कमिश्नर रावलपिंडी पर और वज़ीर आज़म को ये मालूम हुआ है कि रिंग रोड नक्शे की असल पोजीशन तब्दील करके इसमें नए रास्ते शामिल कर दिए गए हैं और इस असर व रसूख का बुनियादी मकसद कुछ ऐसी शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाना था जिनकी ज़मीनें या हाउसिंग सोसाइटीज़ इस सारे प्रोजेक्ट के अतराफ़ में आती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको ताकि स्टोरी समझने में आसानी हो। इत्तलात मिली कि मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया और कुछ बासर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये बताया गया कि अगर बर वक्त एक्शन ना लिया तो ये आपकी गवर्नमेंट का पनामा 2 भी साबित हो सकता है और फिर पनामा 2 के चक्कर में पड़ गए तो फाइलें इधर से उधर और इधर से उधर, ये आपकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इंक्वायरी इनिशिएट की। कुछ चीज़ों का हमें उस वक्त पता था, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि ये सारा मामला हो क्या रहा है। अपोजिशन ने शोर शराबा उस वक्त शुरू किया जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया, लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया और फिर हमेशा की तरह तोपों का रुख हुआ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की तरफ और फिर आखिर में उन्होंने भी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी एतमाद में लिया गया और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा, ये एक अच्छी मिसाल थी जिसको बहुत सारे लोगों ने सराहा है।
अब पहली बात तो ये कि कौमी ख़जाने को 25 अरब रुपए का नुकसान जो मुमकिन तौर पर हो सकता था वो हुआ नहीं। अभी अपोजिशन की जानिब से तो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नुकसान हो गया, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्कैंडल के मतलब आखिर तक जाने से या होने से पहले पहले उसको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी ये एक स्कैंडल बन गया है। ऑल्दो कि 25 अरब रुपया बच गया है, लेकिन स्टिल ये 25 अरब का स्कैंडल के नाम से जाना जाएगा। खैर, मामला जहाँ से शुरू हुआ, अब असल स्टोरी अब शुरू होती है, जो इसका प्रॉपर बैकग्राउंड है यहाँ से सुननी है आपने। जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद हैं वाजिद बुखारी। जुल्फ़ी बुखारी के साथ ही वो बैरून मुल्क मुकीम रहे बहुत अरसा, और 90 की दिहाई में उन्होंने बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ सरमायाकारी की पाकिस्तान में, और 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट थी कहीं पे कुछ ज़मीन ख़रीदने के लिए। वो यहाँ पर नहीं थी, रिंग रोड वाली जगह पर नहीं थी, लेकिन वो रवात के अतराफ़ में कहीं पर वो उन्होंने उस वक्त 90s के दौर में इन्वेस्टमेंट की। ये सरमायाकारी की रकम शाह शौकत नामी एक शख्स जो अल इनाम डेवलपर्स कंपनी का मालिक भी है उसके ज़रिए से की गई, यानी उसके थ्रू की गई। पैसे भी उसी को दिए गए, अल इनाम डेवलपर्स के मालिक या CEO शाह शौकत को 3 करोड़ 75 लाख रुपए जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद ने वहाँ से बैरून मुल्क से बतौर सरमायाकारी भिजवा दिए। लेकिन जब 2007 के अवाइल में वाजिद बुखारी साहब पाकिस्तान पहुँचे तो पता चला कि कोई ज़मीन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और उनके साथ हुआ है फ्रॉड। फिर काफ़ी ले दे हुई और इस सारे मामले को तय करने के लिए कंपनी के मालिक और वाजिद बुखारी के दरमियान एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तय पाया कि जब तक ये रकम वाजिद बुखारी साहब को वापस नहीं कर दी जाती, मुकम्मल रकम यानी 3 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम वाजिद बुखारी साहब को वापस नहीं की जाती, तब तक अल इनाम डेवलपमेंट कंपनी के 38% शेयर्स बतौर गारंटी वाजिद बुखारी साहब की फैमिली को देने पर इत्तेफाक हुआ, और बाद में ये शेयर्स जुल्फ़ी बुखारी की बहन सकीना बुखारी के नाम पर मुंतकिल किए गए। ये बात है 2007 की। 2007 से लेकर 2009 तक रकम की वापसी का ये मामला हल नहीं हुआ और ये तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़े कि अल इनाम डेवलपर्स कंपनी के CEO उन्होंने जो शेयर्स जुल्फ़ी बुखारी की बहन के नाम मुंतकिल किए थे, उन्होंने SCCP को दरख्वास्त दी कि जी मैं अपने शेयर्स वापस ले रहा हूँ, मैंने ये शेयर्स कैंसिल कर दिए, मेरी कंपनी का कोई शेयर जुल्फ़ी बुखारी की बहन के पास या वाजिद बुखारी साहब की बेटी के पास नहीं होगा। उसका तहरीरी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इस वक्त हुकूमत के पास भी मौजूद है, यानी सकीना बुखारी साहिबा से 2009 में उस कंपनी के तमाम शेयर्स वापस ले लिए गए जिस कंपनी के हवाले से आज ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जुल्फ़ी बुखारी की बहन के उस कंपनी में शेयर्स हैं जिस कंपनी की ज़मीन रिंग रोड स्कैंडल या रिंग रोड मंसूबे के अतराफ़ में आती है। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो 5/6/2009 की मोहर लगी हुई है और इसके ऊपर लिखा गया है कि अलॉटमेंट ऑफ 38 फुल्ली पेड ऑर्डनरी शेयर्स अलॉटेड टू सकीना बुखारी स्टैंड्स कैंसल एंड ऑल रेलेवेंट फॉर्म्स। तो जब शेयर्स ही नहीं है और मामला भी मुतनाज़ है तो उस ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई अपना असर रसूख कैसे इस्तेमाल करेगा। जब ये शेयर्स वापस हुए तो जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद एक बार फिर अदालत पहुंच गए। मामला इतना मुतनाज़ हो चुका था कि अदालत के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था और ये कहा गया कि ना उनकी रकम उनको वापस मिल रही है जो 3 करोड़ से ज़ायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और उसको सेटल करने के लिए जो कंपनी के शेयर्स दिए गए थे अब वो शेयर्स भी मालिक ने वापस ले लिए हैं। ये मामला तब से लेकर आज दिन की तारीख़ तक अदालत में चल रहा है और इसका कोई फ़ैसला ताहाल नहीं हो सका। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत खुलकर वाज़े हो जाती हैं। नंबर 1, जुल्फ़ी बुखारी की ज़ाती कोई ज़मीन रिंग रोड मंसूबे के दाएं बाएं या अतराफ़ में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इल्ज़ाम था कि जुल्फ़ी बुखारी की बहन जिस कंपनी की शेयर होल्डर्स हैं उसी कंपनी की ज़मीन पर रिंग रोड है, ये इल्ज़ाम भी गलत साबित हुआ क्योंकि उनकी बहन के पास कोई शेयर्स 2009 के बाद थे ही नहीं। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये कि जिस कंपनी की ज़मीन का सेटलमेंट नहीं हो रहा, ज़मीन तो दूर की बात है ना, अभी तो कंपनी के शेयर्स का सेटलमेंट ही नहीं हो रहा, तो उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जुल्फ़ी बुखारी अपना असर रसूख
किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कंपनी का मुस्तकबिल पता ही नहीं है कि ये शेयर्स भी हमें मिल सकेंगे या नहीं, ज़मीन मिलना तो दूर की बात है, ज़मीन तो बाद में मिलेगी ना जब शेयर्स मिल जाएंगे। तो ज़मीन तो ये मांग ही नहीं रहे, इन्होंने मुतालबा ही नहीं किया कि हमें ज़मीन दी जाए, ये तो अपना वो रकम का मुतालबा कर रहे हैं कि जो रकम हमसे ली गई है बस वो रकम दें। ज़मीन या शेयर्स का सेटलमेंट तो उस कंपनी का मालिक इनसे करना चाह रहा था जो बाद में भाग गया। अब पॉइंट समझने वाला ये है कि एक ग्रेट गेम चल रही है, उसको फंसा दो, उसका नाम ले दो, आपस में ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टसल चल रही है हुकूमत के कुछ लोगों की कि अपने ही लोगों को गिराने के लिए साजिशें हो रही हैं। इस साजिश में कौन लोग मुलव्वस हैं वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, और पसे पर्दा किरदार, असल किरदार जिन लोगों ने वाकई में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है वो भी सामने आ जाएगा। पंजाबी की एक कहावत है कि मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मारदा। यही कहावत जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर भी सच साबित हो रही है कि जब तक पीटीआई खुद ढूंढ के अपना स्कैंडल लोगों के सामने ना लेके आए तब तक नहीं पता चलता कि कोई स्कैंडल है। रोज़ आए दिन कोई ना कोई नई इंक्वायरी खुद ला के सामने रखते हैं कि जी ये पड़ी इंक्वायरी और ये रहा हमारा स्कैंडल। खैर, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको बुरा नहीं समझते। आपके अगर अपने लोग कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो भी सबके सामने आना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये राय रखते हैं कि पीटीआई आए दिन किसी ना किसी झमेले में खुद ही फंस जाती है और अपने ही लोगों को अकाउंटेबल करने के चक्कर में कोई ना कोई नया स्कैंडल और ऐसा मौका अपोजिशन को मिल जाता है जिसके बाइस बैशिंग होती है। लेकिन मेरे नज़र में ये ठीक अमल है कि अगर अकाउंटेबिलिटी दूसरे लोगों के लिए तो फिर आपके लोगों के लिए भी है। बहरहाल जुल्फी बुखारी ने एक ब्रेव स्टेप लिया कि उन्होंने फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि जी वो नहीं कंटिन्यू करेंगे जब तक इसका डिसीजन नहीं आता। और जब ये एक्शन हुआ, अपोजिशन का शोर शराबा हुआ, तो दो वज़ीरों के नाम इसमें आए, एक सरवर खान साहब थे और दूसरे जुल्फी बुखारी। सरवर खान ने फ़ौरन आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने तोपों का रुख इधर उधर घुमाया और उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने अपने लोगों को ही रगड़ दिया इसमें कि पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट है वो मेरे खिलाफ है। काबीना का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म ने सरवर खान से कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आपसे किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आपका उस रिपोर्ट में नाम ही नहीं है। तो सरवर खान ने कहा जी सोशल मीडिया पर चल रहा था इसलिए मैंने क्लियरेंस देना ज़रूरी समझा। खैर, उसी दिन जुल्फी बुखारी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी शाम को, उसका हमें पैगाम भी मिल चुका था कि फ़लाँ जगह पर जुल्फी बुखारी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और थी भी सारी इस रिंग रोड मंसूबे के हवाले से। जो काबीना में सूरत हाल उन्होंने देखी उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई। तब से जुल्फी बुखारी साहब हैं खामोश और अपना मौक़िफ़ उस तरह से उन्होंने नहीं दिया। इस मामले की तहकीकात अभी होनी है और बहुत सारी चीज़ें अभी और सामने आने वाली हैं। ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी, गुलाम सरवर खान साहब का क्या किरदार था और बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिन्होंने इसी सारे दौरान अरबों रुपए बना भी लिए हैं, कैसे बनाए हैं, उनके गिर्द घेरा किस तरह से तंग होगा। एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प डिटेल्स आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।